क्या हाल है? आई होप आप खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम थोड़ा सा बायोमास और बायोफ्यूल को डिस्कस करेंगे और माइक्रोब्स का यूज़ इंडस्ट्री के अंदर, ख़ास तौर पर मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर उसका क्या यूज़ है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको माइक्रोब्स का यूज़ बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड वगैरह में, फूड इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ होता है। तो आज हम थोड़ा सा इसका बायो एनर्जी के बारे में करेंगे। यूज ऑफ माइक्रोब्स इन बायोफ्यूल्स एंड द बायो एनर्जी। बायो एनर्जी क्या होती है? बायो एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम बायोफ्यूल से ड्राइव करते हैं। आपको पता है हम गाड़ियों में ऑयल या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ करते हैं, या ये जितनी भी सोर्स ऑफ एनर्जी है ये हमारे पास कहाँ से आती है? एक्सेप्ट फॉर वाटर एंड एयर, ये हमारे पास कहाँ से आती है? ये हमारे पास फॉसिल्स से ड्राइव होती है। फॉसिल्स क्या होता है कि जब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमन बॉडी ज़मीन के अंदर रहती हैं तो उनके अंदर से ऑयल, उनके फैटी एसिड से ऑयल निकलता है, जिस ऑयल को हम यूज़ करते हैं आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सर्टेन केमिकल्स के। उससे उससे फिर हम एथेनॉल, मेथनॉल वगैरह ड्राइव करते हैं और फिर उससे एनर्जी को ड्राइव करते हैं। तो बायो एनर्जी एनर्जी की वो फॉर्म है जो हम बायोफ्यूल से ड्राइव करते हैं। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? बायोफ्यूल्स वो फ्यूल्स हैं या लिक्विड्स है या ऑयल है जो हम ऑर्गेनिक मटेरियल से हासिल करते हैं, जिसे हम बायोमास कहते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स और एनिमल्स या ह्यूमन वेस्ट भी। अच्छा, इसकी बहुत सी डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं फ्यूल को ड्राइव करने के लिए आजकल में, जैसे फ्यूल सेल्स हो गए, बैटरीज़ होगी, एथेनॉल होगी, मेथनॉल हो गई, नेचुरल गैस हो गई। अब जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है इसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जॉइंट बायो एनर्जी इंस्टीट्यूट यूएस का, वो क्या कर रहे हैं कि वो माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि एडवांस बायोफ्यूल को डायरेक्टली हम बायोमास से जनरेट कर सकें। यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल है एनिमल्स या प्लांट बॉडी का, उससे हम बायोफ्यूल्स को डायरेक्टली जनरेट कर सकें। और उसके लिए हम जो बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं वो इकोलाई है। इकोलाई बायोडीजल फ्यूल और दूसरे केमिकल्स को निकालता है फ्रॉम द फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड्स बेसिकली सोर्स होते हैं फ्यूल की। अच्छा, अम, ये माइक्रोब्स जो से हैं ये फ्यूल को डायरेक्टली बायोमास से, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल से निकाल लेते हैं, और इसके लिए आपको केमिकल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली क्या होता है, आम तौर पर जो माइक्रोब्स के अलावा प्रोसीजर है वो ये है कि आप केमिकल अल्ट्रेशन के ज़रिए फ्यूल को निकालते हैं। अब जब आप माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं फ्यूल को निकालने के लिए बायोमास से, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो हम पहले यूज़ करते हैं। तो हम ये क्या करते हैं, कार्बन सोर्स को हम नेचुरली अक्कर जो से इंजीनियर्ड माइक्रोब्स होते हैं उसके अंदर मिक्स करते हैं। उधर से जब माइक्रोब्स अपनी एक्टिविटी करता है, नॉर्मली इकोलाई होता है, तो उधर से आपको दो सोर्सेज रिसीव होते हैं, क्रूड ऑयल और दूसरा एथेनॉल। एथेनॉल को भी आप एनर्जी के लिए, कार इंजन्स के लिए यूज़ करते हैं, और क्रूड ऑयल से फिर आप बायोडीजल बनाते हैं जिसे आप डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं। इकोलाई का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इकोलाई के अंदर खुदा ने ये नेचुरल एबिलिटी रखी है कि वो फैटी एसिड को सिंथेसाइज कर देता है, और जो जब फैटी एसिड सिंथेसाइज होते हैं तो उसके अंदर से ऑयल या फ्यूल या क्रूड ऑयल या एथेनॉल जनरेट होता है। इसमें क्या करते हैं कि इकोलाई का आप कॉम्बिनेशन करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन के साथ, डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन को आप इकोलाई के साथ मिक्स करते हैं, जैसे नेचुरली अकरिंग, ये मैंने आपको शो किया हुआ है। इधर से आप करते हैं जिससे आप जो से फैटी एसिड से आप फैटी एस्टर्स या बायोडीजल्स निकाल लेते हैं। इसके अलावा सिंपल शुगर जो सी होती है उससे आमतौर पर फ्यूल नहीं निकाला है, क्योंकि वो बड़ा टाइटली बाउंड होता है। लेकिन इकोलाई की एक्टिविटी के ज़रिए आप एक्चुअली सिंपल शुगर से भी फ्यूल को निकाल सकते हैं। इसलिए लिक्विड फ्यूल बेस्ट अल्टरनेटिव है प्लांट बायोमास का, जहाँ से आप इनएक्सपेंसिव फ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसके ऊपर बड़ी रिसेंटली मेजर रिसर्च हो रही है। अच्छा, अच्छा, फैटी एसिड्स में आमतौर पर एक कैरियर प्रोटीन होता है, और ये कैसे होता है? ये माइक्रोबियल फैटी एसिड की जो एक्टिविटी होती है, बायोसिंथेटिक एक्टिविटी, उससे होता है।
तो इकोलाई के ज़रिए जो आप एक्सेस फैट को रिमूव करते हैं, उसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए होती। इसलिए जब आप फैटी एसिड को कैरियर प्रोटीन के ज़रिए आराम से रिमूव कर लेते हैं और फिर उसके अंदर इकोलाई की एक्टिविटी करते हैं और उस इकोलाई की एक्टिविटी के ज़रिए आपकी न्यू फैटी आपके फ्यूल को जनरेशन होते हैं। एक एक इम्पॉर्टेंट सक्सेसफुल या रीसेंट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इकोलाई की नई स्ट्रेन रिसर्चर्स ने इंजीनियर की है। उस स्ट्रेन के अंदर एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है जो प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं हेमीसेलुलेसिस। ये हेमीसेलुलेसिस का क्या काम होता है कि ये जो से हेमीसेलुलोज होता है प्लांट्स के अंदर शुगर का कॉम्प्लेक्स शुगर का कॉम्बिनेशन होता है, उसको ब्रेक करता है, उसको सिंथेसाइज करता है और उससे एनर्जी फिर प्रोड्यूस करता है। इससे पहले हम सिर्फ फैटी एसिड से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। अब क्या हुआ कि हेमीसेलुलेसिस की एक्टिविटी की वजह से जो कॉम्प्लेक्स शुगर बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ। वो जब ब्रेक होता है तो प्लांट की सेल वॉल से भी आप बायोमास प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसकी शुगर से भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, जिसकी वजह से हेमीसेलुलोसिस की वजह से प्रोड्यूस करने की वजह से अब माइक्रोब डायरेक्टली प्लांट के बायोमास से फ्यूल को निकाल लेते हैं या एनिमल्स और ह्यूमंस की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। वरना पहले नॉर्मली आपकी जो सी मेजर जंक था आपके फ्यूल का वो एनिमल्स और ह्यूमन सोर्स थी। अब जो सी है वो प्लांट सोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि अब आप उसकी कॉम्प्लेक्स शुगर बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। जब आपने इकोलाई को ये कैपेसिटी दे दी कि वो सेलुलोज को भी फर्मेंट कर सकता है और हेमी सेलुलोज को विदाउट द एडिशन ऑफ एक्सपेंसिव एंजाइम्स। पहले आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करने पड़ते थे इस एक्टिविटी को करवाने के लिए, लेकिन जब से इसके अंदर इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इकोलाई के अंदर हेमी सेलुलेसिस आया है तो इसने नेचुरल एबिलिटी दे दी है इकोलाई को कि वो फर्मेंट कर सके सेलुलोज को भी और हेमीसेलुलोज को भी। इन दोनों को जब वो फर्मेंट करेगा तो शुगर के कॉम्प्लेक्स बॉन्ड को ये ब्रेक कर सकता है। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बायोमास है हमारी एनर्जी वो है वुड। वुड सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सोर्स है बायोमास बायोमास की। तो इस वुड को एग्रीकल्चर की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को, ऑर्गेनिक मैटर्स को, इन सब को आप यूज़ कर सकते हैं बायोमास को ड्राइव करने के लिए, बायोमास निकालने के लिए। अच्छा, बायोमास जो सा है वो सेम अमाउंट ऑफ एक एक प्रॉब्लम ये है कि कहीं ये क्वेश्चन अराइज करता है क्या बायोमास ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं प्रोड्यूस करते जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह हो। अच्छा, ये सेम काइंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप एटमॉस्फेयर से रिमूव कर लेते हैं बाय ग्रोइंग द न्यू प्लांट। जैसे अगर आप जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है बायोमास से, आप उतने ही प्लांट्स को लगाना शुरू करते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, तो एक्चुअली एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर या एटमॉस्फेयर के अंदर वो ज़ीरो हो गई, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है। आमतौर पर बायोफ्यूल्स को आप दो कैटेगरी में ड्राइव करते हैं। फर्स्ट फ्यूल को आप कहते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, और वो किससे आमतौर पर ड्राइव होता है? शुगर केन से होता है, कॉर्न स्टार्च से होता है। इसमें क्या होता है कि इन इन सोर्सेज से, कॉर्न स्टार्च और शुगर केन से जो शुगर होती है उससे आप ड्राइव करते हैं, वो फर्मेंट हो सकती है बायो इथानॉल से। ये बायो इथानॉल फ्यूल सेल्स के अंदर डायरेक्टली यूज हो सकता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और गैसोलीन वगैरह। दूसरी जोन सी है आपकी बायोफ्यूल की, वो नॉन फूड बेस्ड बायोमास सोर्स है जैसे कि एग्रीकल्चर और म्यूनिसिपल वेस्ट। ये सेकंड जनरेशन है। इसके अंदर आमतौर पर लिगोनोसेलुलोजिक बायोमास होता है जो खाने के काबिल नहीं होता, वो नॉट एडिबल होता है। ये एक्चुअली अच्छा ऑल्टरनेटिव है, लेकिन अभी तक सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल का यूज इतना ज्यादा नहीं है हमारी फ्यूल इंडस्ट्री के अंदर।
अच्छा, एक और रिसर्च हो रही है कि एलजी डिराइव्ड बायोमास को यूज़ किया जा सके, क्योंकि एलजी आमतौर पर नॉन नॉन फूड सोर्स होती है। और ये आमतौर पर कैन बी प्रोड्यूस एट अ रेट्स ऑफ 5 to 10 टाइम्स दोस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ लैंड बेस्ड एग्रीकल्चर। इसे 5 से 10 टाइम्स ज़्यादा ग्रो किया जा सकता है। एक दफ़ा जब आपने इसे हार्वेस्ट कर लिया, तो इसे आप बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इथानॉल, ब्यूटानॉल या मिथायोनीन, हाइड्रोजन वगैरह को यूज़ करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मोस्टली लड़कों को पता होगा कि तमाम डीजल इंजन जो है, जो 100% डीजल इंजन होते हैं, अम, इनके अंदर ब्लेंड्स हम यूज करते हैं। जैसे 2%, 5% या 20% ब्लेंड को यूज किया जाता है डीजल इंजन प्रोड्यूस करने के लिए। और ये इससे आप सेपरेट नहीं कर सकते, इनडिस्टिंग्विशेबल होता है फ्रॉम द कन्वेंशनल डीजल। लेकिन इसकी सुपीरियरिटी की वजह से या इसकी लुब्रिसिटी की वजह से बायोडीजल के अंदर वेयर एंड टेयर कम होता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल डीजल इंजन। यूएस में अब ये ब्लेंड यूज हो रहा है। इसके अलावा ब्राजील ने एक व्हीकल प्रोड्यूस किया है जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स, एफएफवी। ये ब्लेंड पे यानी कि कॉम्बिनेशन और मिक्सचर पे रन करते हैं, जिसके अंदर 85% इथानॉल होता है, जिसे हम E85 भी कहते हैं, और स्ट्रेट गैसोलीन हो सकती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कंज्यूमर जो सा है रीफ़िल कर सकते हैं अपने टैंक्स को गैसोलीन से, अगर इथानॉल अवेलेबल नहीं होगी। नॉर्मली 80% ऑफ द कार्स जो सी है ब्राज़ील के अंदर वो एफएफवी हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन ड्रग इंडस्ट्री। अच्छा, ड्रग इंडस्ट्री के अंदर भी माइक्रोब्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अंदर माइक्रोबियल ड्रग डिलीवरी का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि माइक्रोबियल ड्रग रिलीज़ का यूज़ किया जाए। ये आमतौर पर क्रॉनिक डिजीज़ेज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। सिर्फ़ प्रोटीनिशियस जो सी ड्रग हैं, वो प्रोड्यूस होती हैं माइक्रोब से, क्योंकि इसके अंदर डीएनए जो सा एनकोड्स कर देता है प्रोटीन को। तो रिसर्च इस चीज़ पे हो रही है कि माइक्रोबियल ड्रग डिलीवरी यूज़ की जाए, और ये आमतौर पर कौन-सा राउट इसके लिए यूज़ होगा, ट्रॉपिकल यानी कि स्किन के ऊपर आमतौर पर इसको यूज़ किया जाएगा। स्किन से डायरेक्टली ये अम, एक होती है 12th सरफेस, उसके ऊपर जाएगा और वहाँ से ये जीआईटी के एपिथेलियम के अंदर चल जाएगा, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के एपिथेलियम के लिए। इसको बहुत से क्रॉनिक डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। आमतौर पर जो दो माइक्रो बैक्टीरियल स्पीसीज के लिए यूज़ हो रही हैं, वो लेक्टोकोकस लेक्टिस एंड बैक्टीरियोइड्स ओवेटस को हम यूज़ करते हैं। रिकॉम्बिनेंट माइक्रोब जो यूज किया जाता है, यानी कि डीएनए को दो सोर्सेज से लिया जाता है, टू डिफरेंट स्पीसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज की जाती है, उन्हें कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट माइक्रोब्स बनाए जाते हैं, और फिर इन्हें क्रॉनिक डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि एक डिजीज है क्रॉन्स डिजीज, सीडी। ये फॉर्म है आईबीडी की, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस डिजीज की, और इंटेस्टाइन के अल्सरेशन वगैरह में इसे यूज किया जाता है। तो ये आईबीडी जो सी है, ये जो सी लेक्टोकोकस लेक्टिस है, इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो सा है वो ह्यूमन इंटरल्यूकिन IL-10 होता है, इसका जीन यूज किया जा सकता है क्रॉन्स डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरह जो सा बैक्टीरियोइड्स ओवेटस जो सी है, इसे भी माइक्रोबियल ड्रग डिलीवरी के लिए यूज किया जा सकता है, कि रिकम्बिनेंट जो इसकी स्ट्रेन है, उसे एक हमारा ट्रांस टीजीएफ बीटा होता है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, इसके साथ हम यूज किया जा सकता है, और KGF2 किरानोसाइट्स ग्रोथ फैक्टर 2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम इसको क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज करते हैं। तो इन दो स्पीसीज का बहुत ज़्यादा यूज है माइक्रोबियल ड्रग डिलीवरी के लिए। तो आपने ज़रा माइक्रोब्स का यूज़ पढ़ लेना है कि हमने माइक्रोब्स का यूज़ बायोमास, बायोडीजल प्रोड्यूस करने के लिए अंदर, और ड्रग इंडस्ट्री के अंदर क्या है। तो और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।